Good evening, everyone. Welcome back. So let's continue revision of chapter 1. Clause 52 of section 2 of CGST Act 2017. Very important definition. क्यों important है? Goods definition. GST is on goods and services. So of course, goods definition is important as well as services definition is also important. Goods definition. Goods means every kind of movable property. Remember, movable property. Immovable property is not part of goods other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. तो पहले ये डेफिनेशन हम लोग रिवाइज करें, उसके पहले चलिए मनी एंड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं. तो मनी डेफिनेशन, page number 17 of my book, clause 75 of section 2 of CGST Act 2017. money means the Indian legal tender or any foreign currency. तो मनी की डेफिनेशन के अंदर इंडियन करेंसी भी शामिल है और फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो, वो भी शामिल है. चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो एलसी, ये सब भी शामिल है. ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, पे ऑर्डर जो बैंक इशू करता है, ट्रेवलर चेक, आप घूमने जा रहे हो ट्रेवलर चेक ले सकते हो, तो वो भी मनी की डेफिनेशन में शामिल है. मनी ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस इशू करता है, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये भी मनी की डेफिनेशन में शामिल है. और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई व्हेन यूज्ड एज ए कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज with Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is held for numismatic value. तो बेसिकली मनी की डेफिनेशन में चेक, इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, पोस्टल ऑर्डर जो होता है, पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ये सब कुछ शामिल है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेज, ये सब कुछ मनी की डेफिनेशन में शामिल है. लेकिन मनी को आप किस लिए यूज करते हो, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप किसी को पे कर सको, करेक्ट, लोन दे सको, कोई चीज खरीद सकते हो, कोई सर्विस ले सकते हो. ओके, मनी को हम लोग नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर मनी इज हेल्ड फॉर नुमिस्मेटिक वैल्यू, ये क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा होगा कि काफी जो करेंसी है, मनी मीन्स करेंसी, ओके, काफी जने उसको न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के रूप में रखते हैं. न्यूमिस्मेटिक वैल्यू होता क्या? जैसे कॉइन हो गया, या पुरानी कोई करेंसी है, नोट है, पुराने 100 साल पहले के, 50 साल पहले के, या अभी आप कलेक्शन स्टार्ट करो, हो सकता है 50 साल बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा जो नोट या करेंसी, तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी. ठीक है, काफी वैल्यू बढ़ जाएगी, करेक्ट. तो वो जो आप न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, यानी वो एक आपकी हॉबी है कि आप उसको कलेक्ट करते हो, वो मनी की डेफिनेशन में शामिल नहीं है. तो वही करेंसी नोट मनी की डेफिनेशन में शामिल अगर आप नॉर्मल तरीके से यूज करते हो. लेकिन अगर आप उसको कलेक्शन करते हो, ठीक है, उसका कलेक्शन करते हो, बाद में आप शायद हो सकता है सेल करो, सप्लाई करो, तो वो मनी की डेफिनेशन में शामिल नहीं है. क्यों ये रेलिवेंट है? क्योंकि मनी की डेफिनेशन, ओके, और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हम लोग को अच्छी तरह से समझनी है. क्यों ये रेलिवेंट है? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी और सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता. ठीक है, इसलिए हमको ये डेफिनेशन समझनी है. तो मनी की हो गई, उसके बाद सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है? पेज नंबर 19 ऑफ माई बुक, Clause 101 of Section 2 of CGST Act 2017. Securities shall have the same meaning as assigned to it in Clause H of Section 2 of the Securities Contract Regulation Act 1956. ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में कोई डेफिनेशन सीजीएसटी में दी गई नहीं है. ये क्या बोलते हैं कि भैया उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन है. सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर्स एटसेट्रा, दीज आर सिक्योरिटीज. तो गुड्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. रिमेंबर, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो ऑफ कोर्स इट एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड होती है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. तो एक्सक्लूजन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटीज, ये एक्सक्लूड है गुड्स की डेफिनेशन में. बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम. तो जो एक्शनेबल क्लेम हमने समझा था शुरुआत में, लॉटरी, बैटिंग, ओके, ये सब क्या एक्शनेबल क्लेम है?
areas of rent, actionable claim, look like services but part of goods definition. ठीक है, लगता सर्विस है लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में इन्होंने शामिल किया, तो एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स. Growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed or to be severed before supply of a contract or under a contract of supply. तो बेसिकली ये क्या है, तो ग्रास है सब जो है ये डेफिनेशन बोलती है वो भी क्या है, गुड्स है. लेकिन मान लीजिए सीवर्ड बिफोर, ये क्या मतलब हुआ, चलो इसको समझते हैं अपन. कोई लैंड है तो लैंड क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई. लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है. नाउ गुड्स डेफिनेशन ओनली इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट. अब वो लैंड के ऊपर ग्रास भी लगी हुई है, रहती ना, लैंड के ऊपर ग्रास रहती कि नहीं रहती है. तो अब ये क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि जो वो ग्रास जो लैंड के साथ अटैच है, मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, इसके ऊपर ग्रास लगी हुई है, ठीक है. तो ये जब अटैच है लैंड के साथ तो ये गुड्स होगी नहीं होगी, क्योंकि गुड्स डेफिनेशन बोलती है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट. तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ग्रास उसके साथ अटैच है, तो गुड्स की डेफिनेशन बोलती है अगर वो अटैच है तो वो लैंड का पार्ट है, मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन अगर मान लीजिए उसको कट कर दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है सीवर्ड बिफोर, तो वो गुड्स हो जाता है, क्योंकि वो मूवेबल हो गई, करेक्ट. तो ये गुड्स हो जाएगा. तो गुड्स डेफिनेशन ऑलवेज रिमेंबर इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटीज. और अगर ग्रास को कट करके सेल मतलब कट कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स. ओके, तो ये गुड्स की डेफिनेशन है. अब चलिए गुड्स के साथ साथ हम लोग सर्विसेज की डेफिनेशन साथ में देख लेते हैं. तो सर्विसेज की डेफिनेशन क्लॉज 102 of section 2 of CGST Act 2017, पेज नंबर 19 ऑफ माय बुक. इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. यहां गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मूव किया है, स्मार्ट मूव. कैसे, क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST Act 2017, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो भी मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है, तो मनी एंड सिक्योरिटीज तो दोनों से एक्सक्लूड है, तो मनी एंड सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज जीएसटी इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट. तो मनी एंड सिक्योरिटीज के ऊपर क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन करेंसी अगर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू याद रखो तो फिर क्या होगा, जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मनी. ओके, मनी डेफिनेशन में उसको एक्सक्लूड किया गया. चलो ठीक है. तो सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. तो मनी एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द डेफिनेशन. क्लोज 52 याद करो, क्लोज 52 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 किसकी डेफिनेशन, गुड्स की. सर्विसेज की डेफिनेशन 58 करो 102, क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. चलो क्लोज याद हो गया होगा. चलो 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 चलो. तो अदर देन गुड्स एंड मनी सिक्योरिटी, यानी जो गुड्स नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज भी नहीं है, वो सर्विसेज है. बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, आप लोग अकाउंट के एक्सपर्ट हो तो बैलेंसिंग फिगर क्या होता है आप लोग जानते हो. तो गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत जो भी आप बोलोगे गुड्स नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है, वो क्या है, सर्विसेज है. तो कोई व्यापारी वो बोलता मैं बहुत स्मार्ट हूं, ये जो मैं सेल करता हूं या सप्लाई करता हूं वो गुड्स नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा. तो गवर्नमेंट बोलते कोई बात नहीं यार, मैं तेरी बात मानता हूं, गुड्स नहीं है ना, जा तू क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 देख, उसके अंदर क्या डेफिनेशन दी हुई है. तू खुद बोल रहा है गुड्स नहीं है, मैं मानता हूं कि तू सही है, लेकिन वो सर्विस है, सब्जेक्ट टू जीएसटी. तेरी बात मानी, लेकिन तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होगा, सर्विस होगा. ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई तू स्मार्ट है तो मैं ओवर स्मार्ट हूं. ओके, सो व्हाट एवर इज नॉट गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज आर सर्विसेज. अब इसके आगे चलो, ये तो यहां तक हमारी चर्चा खत्म हो गई. बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इज कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन
इज चार्ज। स्विट्जरलैंड घूमने का आप लोगों का प्लान बन रहा है क्या? ओहो सर, बन रहा है। तो हमको यूरो चाहिए, स्विस फ्रैंक चाहिए, तो हम इंडियन करेंसी देते हैं और ये स्विस फ्रैंक या यूरो लेते हैं। तो क्या करता है डीलर, जो ऑथराइज डीलर होता है, वो कुछ कमीशन चार्ज करता है, इस एक्सचेंज के बदले में कमीशन चार्ज करता है। अब हमने मनी की डेफिनेशन में क्या देखा था कि फॉरेन करेंसी भी एक्सक्लूड है, इंडियन करेंसी भी नहीं, सॉरी, फॉरेन करेंसी भी इंक्लूड है, इंडियन करेंसी भी इंक्लूड है। लेकिन आप इंडियन करेंसी देते हो, फॉरेन करेंसी लेते हो, उसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, तो वो सर्विसेज है। तो सर्विसेज डेफिनेशन अल्दो एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज एंड गुड्स, लेकिन अगर एक करेंसी से आप दूसरे करेंसी में चेंज करते हो और उसके बदले में कुछ सेपरेट कंसिडरेशन पे करते हो, तो वो सर्विसेज का पार्ट है। वो क्या है? सर्विसेज का पार्ट है। इसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। For the removal of doubt, it is hereby clarified that the expression services include facilitating or arranging transaction in securities. तो securities excluded। शेयर आप मेरे को बेचते हो, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द डेफिनेशन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएरी बैठ जाता है, वो अपना कमीशन चार्ज करता है फैसिलिटेट करने के लिए। तो उस कमीशन के ऊपर वो क्या होगा? सर्विस होगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। ओके, इसके बाद बुक के अंदर आपको मालूम है मैंने फार्मूला दिया हुआ है और गुड्स और सर्विसेज की एक टेबल भी दी हुई है कंपेरिजन के लिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ कंफ्यूजन भी हो तो फटाफट ये टेबल देख लेना। हालांकि मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, गुड्स की डेफिनेशन हो गई, सर्विसेज की हो गई, मनी एंड सिक्योरिटीज की भी हो गई। इंडिया क्लोज 56, इंडिया। तो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कस्टम के अंदर इंडिया की डेफिनेशन में क्या फर्क है और जीएसटी के अंदर क्या है। तो जीएसटी के हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है इंडिया की, जीएसटी एक्ट में जो इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है, उसके हिसाब से इंडिया है, ये हमारी कस्टम की बुक है, पेज नंबर कस्टम की बुक का, सॉरी, पेज नंबर कस्टम की बुक पार्ट 2 7। ओके, तो जीएसटी के हिसाब से, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से इंडिया की जो डेफिनेशन है, इंडिया इज अप टू हियर। So from baseline up to 200 nautical mile is India according to definition given in CGST। कस्टम में क्या है? कस्टम में इंडिया ये नहीं है, ठीक है। तो देखो जाके कस्टम के अंदर जब डिवाइड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी याद करो कि मैंने लेक्चर के अंदर क्या बोला था कि इंडिया दोनों में डिफरेंस है, कस्टम के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है और जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, याद करो। नहीं तो जाके कस्टम की डेफिनेशन देखो, नहीं समझ में आएगा तो रिवीजन तो मैं लेने वाला ही हूं। चलो आगे चलते हैं। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट बेस लाइन अप टू 200 नॉटिकल माइल इंडिया। चलो इनपुट क्लोज 59। इनपुट क्या होता है? गुड्स विच इज नॉट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है? हमने रिवाइज की थी पिछले सेशन में। कैपिटल गुड्स क्या है? जो भी आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो जो कैपिटलाइज कर दिया वो कैपिटल गुड्स है। तो गुड्स आएगा, आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया तो वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स। बाकी जो बचता है, जो आपने कैपिटलाइज नहीं किया है, वो क्या होगा? इनपुट्स। जो भी आपने कैपिटलाइज नहीं किया है वो क्या है? इनपुट्स। वो आप क्या यूज करोगे, किसके लिए यूज करोगे? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है? शायद हमने पहले रिवाइज नहीं किया था, लेकिन आपने मेन लेक्चर देखा तो आपको मालूम होगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एक तो आप इन द कोर्स डेली रूटीन के अंदर बिजनेस करते हो, एक फर्दरेंस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए कुछ आप एक्टिविटी अंडरटेक करते हो। जैसे मान लीजिए आपने कंसल्टेंट अपॉइंट किया कि भाई मेरे को बता कैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, आप मार्केटिंग करते हो, तो वो क्या है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, तो इनपुट अदर देन कैपिटल गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है? जो भी आप कैपिटलाइज करते हो वो कैपिटल गुड्स है। तो जो आपने कैपिटलाइज नहीं किया, जो गुड्स है जो आपने कैपिटलाइज नहीं किया, वो क्या है? इनपुट। इनपुट सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सर्विसेज गुड्स नहीं है जो।
क्लोज 61 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये तो आप लोगों को मालूम है, आईएसडी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है किसके लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिलेटेड टू सर्विस आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना। और आईएसडी का क्या रोल होता है, वो क्या क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर 8 के अंदर डिटेल में रिवाइज करेंगे, सेक्शन 20 एंड 21। ओके, चलिए क्लोज 62 इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है भाई, इनवर्स सप्लाई के ऊपर जो आप टैक्सेस पे करते हो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इनपुट टैक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई को सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी का पेमेंट किया है, वो क्या है, इनपुट टैक्स। इसके अलावा सप्लाई को पे करता है, अगर मान लीजिए उसने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो वो आईजीएसटी का पेमेंट करता है। आईजीएसटी का पेमेंट करता है क्या, करता है ना, कस्टम डिपार्टमेंट। याद करो, आईजीएसटी का पेमेंट करोगे आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में तो वो भी क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। अल्दो यू आर गोइंग टू पे अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ, बट दिस इज गोइंग टू बी इनपुट टैक्स। ठीक है, तो जो आपने सप्लाई को पे किया, एचजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी, वो तो इनपुट टैक्स है। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो, आपने आईजीएसटी का जो पेमेंट किया है वो भी क्या होगा, इनपुट टैक्स। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अरे बॉस रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो ये नीचे देखो लिखा है कि वो टैक्स पेपर अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9। तो आप रिवर्स चार्ज के अंदर जो सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 है, जो हम लोग चैप्टर 3 के अंदर रिवाइज करेंगे, आप टैक्स पे करते हो, खुद पे करते हो, रेसिपिएंट खुद पे करता है गवर्नमेंट को, रादर देन सप्लायर रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो वो भी इनपुट टैक्स है। आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी अगर आप रिवर्स चार्ज पे करते हो तो ये सीजीएसटी का टेक केयर करता है, ये आईजीएसटी का, ये एचजीएसटी के अंदर आपने पे किया रेस्पेक्टिव स्टेट, एचजीएसटी के अंदर या यूटीजीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज जो पे करता है रेसिपिएंट, वो भी इनपुट टैक्स है, बट इट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड कंपोजिशन लेवी। तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सप्लायर को जो आपने पे किया वो इनपुट टैक्स है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के समय जो आप पे करते हो आईजीएसटी, वो इनपुट टैक्स है। इसके अलावा जो रिवर्स चार्ज आप पे करते हो, चाहे वो सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी है, वो भी इनपुट टैक्स है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाता, तो वो ऑटोमेटिकली इनमें कवर हो गया। तो इनमें कवर होगा, लेकिन सब में कवर नहीं होगा, वो आईजीएसटी के अंदर कवर होगा, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंटर स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या पे करोगे, आईजीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी या यूटीजीएसटी पे नहीं करोगे। ओके, अब इसका क्रेडिट लेने को हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके क्रेडिट लेने को क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो क्लोज 67 ऑफ सेक्शन 2 इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई क्या है बॉस, इनवर्ड, इनकमिंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ वेदर बाय परचेज के रूप में आपने खरीदा है इसलिए आपको वो मिला है, या किसी भी वजह से आपने कंसिडरेशन पे किया नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकमिंग इज बेसिकली इनवर्ड सप्लाई। जॉब वर्क क्लोज 68 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 चैप्टर 16 है, डिटेल के अंदर जॉब वर्क में बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि भाई दूसरे के गुड्स के ऊपर कोई ट्रीटमेंट या जो प्रोसेस किया जाता है उसको जॉब वर्क बोलते हैं, और उसको करने वाले को क्या बोलते हैं, जॉब वर्कर। चलो क्लोज 69 लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपलिटी, पंचायत। ओके, ये सब क्या है, लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना एक बार। कैंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल। ओके, तो ये क्या है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता है क्या, यस लगा सकता है। याद करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती लेकिन ये लगा सकता है। चलो क्लोज 70 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 सेम डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी है, तो यहां कर ली तो आईजीएसटी एक्ट में भी हो गया। ठीक है, क्लोज 70 लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज क्यों रेलिवेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो ये क्या बोलती है डेफिनेशन कि सप्लाई अगर प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया गया है वहां मिली है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। अब याद रखना कि ये सर्विसेज के लिए डेफिनेशन दी गई है, गुड्स के लिए कोई भी डेफिनेशन जीएसटी लॉ में नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, अरे बहुत गुड्स इज टेंजिबल इन नेचर, तो गुड्स को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उसकी जर्नी को आप
फॉलो कर सकते हो कि अच्छा ये गुड्स यहाँ ए लोकेशन से बी लोकेशन गया, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज को आप कर सकते हो क्या? नहीं, इनटेंजिबल इन नेचर। मैं कहां से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं? हो सकता है ये लेक्चर आप खरीद रहे हो, मैं कहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं? हो सकता है मैं जयपुर से कर रहा हूं, यूएस से कर रहा हूं, और आप भी कहीं से भी ले सकते हो। आप रेसिपिएंट हो, ठीक है, तो हम लोग तो अभी रेसिपिएंट की देख रहे हैं। हो सकता है आज आप इंडिया के अंदर बैठ के ले रहे हो, कल मिडल ईस्ट के अंदर। करेक्ट? चलो ये तो फ्री है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि सर्विसेज इज इनटेंजिबल इन नेचर, तो इसलिए उसको ट्रैक डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी ट्रैकिंग तो इसलिए डेफिनेशन दी गई है, लेकिन रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सप्लायर की डेफिनेशन नहीं दी गई है जीएसटी लॉ में। तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, अगर रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस पे मिला है तो वो, अगर ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस पे मिला है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया, तो हमने पिछले सेशन में क्या देखा था, वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। और मान लीजिए एक से ज्यादा पे मिला है, तो जो भी डायरेक्टली मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न होगा वो। और अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो देन जंप टू सब क्लोज डी, इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट। अब यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या है, पहले ये देख देते हैं। तो ये है आपके पेज नंबर 20 के ऊपर मेरी बुक के अंदर, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट क्लोज 113। तो अगर इंडिविजुअल है तो जहां वो रहता है, और अगर इंडिविजुअल के अलावा है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो वेयर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, सो दिस इज गोइंग टू बी द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ये हमको इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले आप देखोगे कि भाई रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस में मिला है तो वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा। अगर उस पे नहीं मिला है, ऐसी प्लेस ऑफ बिजनेस पे मिला जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। हमने पिछले सेशन में ये डेफिनेशन देखी थी, तो वो होगा। और अगर एक से ज्यादा पे मिला तो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। अगर हम लोग सब क्लोज ए बी सी के अंदर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उसकी डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल है तो जहां वो रहता है, अदर है तो जहां इनकॉर्पोरेटेड हुआ। ठीक है, इतना सा याद रखना, आपको ऐसे देखना है। मतलब पहले सब क्लोज ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ओके, सप्लायर ऑफ सर्विसेज सेम ही है डेफिनेशन। अब इधर क्या है? सप्लायर क्या करता है? सप्लाई करेगा। तो कहां से वो सप्लाई कर रहा है? रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस से कर रहा है, तो वो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अगर ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस से कर रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया, तो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। ओके, एक से ज्यादा जगह से कर रहा है तो जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, और फिर अदरवाइज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर। तो केवल आपको जो सप्लायर के लिए सप्लायर के लिए क्या करना है? आपको रेसिपिएंट की जगह ऊपर की डेफिनेशन सप्लायर करना है, और इधर से सप्लाई करना, उधर रिसिप्ट होती है। ठीक है, इतना ही चेंज करना। क्लोज 72 मैन्युफैक्चर। हालांकि जीएसटी लॉ के अंदर मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन का इतना रेलिवेंस नहीं है। प्रीवियसली एक्साइज ड्यूटी जो लॉ हुआ करता था, अभी भी है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक टैक्सेबल इवेंट थी, लेकिन यहाँ तो सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। मैन्युफैक्चर के लिमिटेड पर्पज के लिए यूज होता है, जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर उसको सेपरेट अकाउंट्स रखना पड़ता है। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स रेट दी हुई है आपको। ठीक है, तो ये मतलब इतना ही यूज है मैन्युफैक्चर का, बाकी यूज नहीं है। मैन्युफैक्चर क्या होता है कि आप इनपुट करते हो कुछ रॉ मटेरियल, एक नया प्रोडक्ट आपके सामने आता है जिसके अलग नाम होता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और करने वालों को क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरर। ओके, क्लोज 73 मार्केट वैल्यू बहुत ही सिंपल है कि जो फुल अमाउंट जो रेसिपिएंट को पे करना है, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, मतलब सप्लाई एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, दैट इज बेसिकली मार्केट वैल्यू। रिमेंबर, एट द सेम टाइम, एट द सेम कॉमर्शियल लेवल, आप 10 के 10 क्वांटिटी सेल करते हो तो आप 10 रुपए लेते हो। कोई बंदा आपके पास आता है कि भाई 1000 क्वांटिटी मेरे को बाई करनी है, तो आप क्या बोलते हो कि 5 रुपीज आई एम गोइंग टू चार्ज, सो यू आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट बिकॉज इट इज बल्क बाइंग। ओके, तो इसलिए कॉमर्शियल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, क्लोज 74 मैंने आपको समझा दिया था कंपोजिट सप्लाई के साथ में। सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस याद रखो, उसके अंदर सिंगल प्राइस नहीं होता, अलग अलग इनवॉइस में चार्ज कर सकते हो, इसके अंदर सिंगल प्राइस।
75 मनी हमने गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन के साथ में देख ली। अब क्लोज 77 एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन एंड बेसिकली हु डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंट इन इंडिया, बाहर से आके इंडिया में सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें मैं आपको लिटिगेशन का एक इश्यू बताता हूं। इनमें इन्होंने टर्म यूज किया ओकेजनली। अब ओकेजनली को कहीं इन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो मान लीजिए आपने किसी जर्मन बंदे को एक कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट दिया कि भाई मेरे को यूरोप में फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो तू मेरे को बता, मेरे को कंसल्टेंसी दे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंडियन कंपनी है उसका बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू इंडिया में आके प्रेजेंटेशन दे दे, क्योंकि जूम के ऊपर समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम लोग पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बंदा ट्रेवल करता है इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। अब अगर सोचने की बात यह है कि कंसल्टेंसी जो दी गई वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए दी गई, लेकिन वो इंडिया में ट्रेवल कर रहा है केवल प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो ओकेजनली इन्होंने टर्म कहीं डिफाइन नहीं किया। तो नॉर्मली जो टैक्स ऑफिसर होते हैं वो प्रो रेवेन्यू होते हैं, तो इसको वो पिकअप कर सकते केस को। ओके, क्लोज 78 नॉन टैक्सेबल सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, हमने एग्रीगेट टर्नओवर के साथ में देख लिया था। नॉन टैक्सेबल सप्लाई याद रखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम के जो 5 प्रोडक्ट वो क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एंड इट इज पार्ट ऑफ एग्जम सप्लाई डेफिनेशन, याद रखना है। क्लोज 79 नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, बहुत सिंपल डेफिनेशन। नोटिफिकेशन जो इशू किया जाता है जिसमें नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। क्लोज 81 अदर टेरिटरी, अब इसकी डेफिनेशन हमको इंटरलिंक करनी पड़ेगी यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन से। सो अदर टेरिटरी इंक्लूड टेरिटरी अदर देन दोज कंप्राइजिंग इन ए स्टेट एंड दोज रेफर टू इन सब क्लोज ए टू ई ऑफ क्लोज 114। तो जो स्टेट नहीं है और जो यूनियन टेरिटरी नहीं है, ओके, वो अदर टेरिटरी है। चलो स्टेट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हमने देखी थी कि स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर। ठीक है, अब यहां कुछ अलग से डेफिनेशन है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से डेफिनेशन थी। तो चलो यहां भी देख लेते हैं स्टेट की डेफिनेशन क्या है। यहां स्टेट की डेफिनेशन है, ये रहा पेज नंबर 20 ऑफ माई बुक, क्लोज 103 of section 2 of CGST Act 2017, state includes a union territory with legislator। तो स्टेट महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तो स्टेट है, ये तेलंगाना। इसके अलावा जो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी है जहां असेंबली भी है। ओके, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल, करेक्ट। हालांकि एलजी के पास ज्यादा पावर है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या है, उसको गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। तो इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी लॉ, एल्दो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it is union territory, but for the purpose of GST law इसको स्टेट बोला गया। इसलिए दिल्ली के अंदर कोई इंटर स्टेट होगा ट्रांजेक्शन तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या लेवी करेंगे, एचजीएसटी अलोंग विथ सीजीएसटी। ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन में दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी भी आ गई। और अब यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरी बेसिकली क्लोज 114 ऑफ इन द सेम पेज, Union territory means the territory of Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh, चंडीगढ़। तो ये यूनियन टेरिटरी है। तो अब अदर टेरिटरी की हम डेफिनेशन इसको इंटरलिंक करते हैं, तो ये क्या बोलता है कि भाई स्टेट जो है वो अदर टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो दो रेफर टू सब क्लोजेज ए टू ई ऑफ क्लोज 114 जो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन है, ठीक है, तो ये अदर टेरिटरी नहीं है। जो क्लोज एफ है इसमें भी अदर टेरिटरी लिखा हुआ है। तो अदर टेरिटरी बेसिकली क्या हो गया कि जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है वो अदर टेरिटरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी ये देखा, ठीक है, तो इंडिया इज अप टू 200 नॉटिकल माइल। अब हम लोग को ये भी मालूम है, आप लोगों ने मेन लेक्चर में पढ़ा होगा, मेरी बुक में भी देखा होगा दैट अप टू 12 नॉटिकल माइल वो नियरेस्ट जो स्टेट होता है, सॉरी नियरेस्ट जो स्टेट होता है या यूनियन टेरिटरी होता है उसका पार्ट होता है, करेक्ट। तो अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो मान लीजिए कोई शिप यहाँ है, तो जो भी नियरेस्ट स्टेट है या यूनियन टेरिटरी, मान लीजिए वो नियरेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, उस स्टेट में आ गया। अगर मान लीजिए अंडमान निकोबार है तो उसका पार्ट हो गया। तो बियॉन्ड इसके
बिकॉज इंडिया इज अप टू 200 नॉटिकल माइल सॉरी, इंडिया इज अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो इसके बियॉन्ड, इसके जो बियॉन्ड है, ठीक है, वो किसका पार्ट है? ना तो स्टेट का है ना किसी यूनियन टेरिटरी का है, तो वो अदर टेरिटरी हो गई। वो क्या हो गई? अदर टेरिटरी, और उसको हम अदर टेरिटरी बोलेंगे। और एक यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो बेसिकली क्या होगा? वो यूनियन टेरिटरी हो गई, अदर टेरिटरी, बिकॉज अदर टेरिटरी इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी। तो ये एक्चुअल में एक फिक्शन क्रिएट किया गया, ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी है नहीं, लेकिन फॉर जीएसटी पर्पज दीज अदर टेरिटरी विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो एक्चुअल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदर टेरिटरी, और वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये तो एक्चुअल यूनियन टेरिटरी हो गई ये पांचों, लेकिन ये एक फिक्शन क्रिएट किया, ठीक है, फॉर टैक्सेबिलिटी। चैप्टर 3 के अंदर मैंने क्वेश्चन भी डाल के रखा है, तो इसका क्या रेलिवेंस है? क्लोज 82 आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स तो देख लिया, आउटपुट टैक्स सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करोगे, सप्लाई गुड्स और सर्विस बोथ, उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। आउटवर्ड सप्लाई क्लोज 83। तो ये डेफिनेशन जो स्कोप ऑफ सप्लाई हम लोग सेक्शन 7 के अंदर प्रोविजन देखेंगे उससे काफी मिलती जुलती है, ठीक है। तो वो सेक्शन 7 याद है तो आपको वो आउटवर्ड सप्लाई भी याद हो जाएगा, तो वहां हम लोग ऐसे भी डिस्कस करेंगे। क्लोज 84 पर्सन। अब पर्सन के अंदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, ये सब कुछ शामिल है। एक बार पढ़ लेना, काफी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब कुछ पर्सन के अंदर शामिल है। क्लोज 85 प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, अब प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, तो सब क्लोज ए क्या बोलता है? जहां से आप बिजनेस करते हो, एंड इट इज गोइंग टू इंक्लूड वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर पर्सन, एनी अदर प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स। तो अगर वो घर पे स्टोर करता है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया क्या? ऑफ कोर्स हो गया। कोई भी जगह हो जहां वो स्टोर कर रहा है। सप्लाई और रिसीव गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन मेंटेन इज बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अगर घर पे मेंटेन कर रहा है तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। कई बार क्या होता है कि सीए को आउटसोर्स कर दिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा? यस यस यस, क्योंकि क्लोज 85 क्या बोलता है? कहाँ, जहां भी वो मेंटेन करता है। तो अगर वो सीए की ऑफिस में मेंटेन करवाता है सीए को आउटसोर्स करके, तो वो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा एसएससी का, ठीक है। ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाई वाट एवर नेम कोड, एजेंट के थ्रू जो बिजनेस करता है उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकती है। क्लोज 86, ये तो ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में प्लेस ऑफ सप्लाई मीन जो भी चैप्टर 5 आईजीएसटी के अंदर दिया हुआ, तो को इंसिडेंटली हमारे इधर भी चैप्टर 5 है। तो कोई भी एक्ट के अंदर चैप्टर होते हैं, जीएसटी के अंदर भी चैप्टर है, तो वैसे आईजीएसटी में चैप्टर 5 है, हमारी बुक के अंदर भी वो चैप्टर 5 है, ओके। क्लोज 88 प्रिंसिपल, तो एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? ऑन द अनादर लिखा हुआ है ना, तो वो बंदा कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज 89, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में दिया जाता है कि भाई मेरी ये 10 दुकानें, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल और प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ होता है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्लोज 92 क्वार्टर। क्वार्टर की डेफिनेशन क्या है? वो कंजिक्यूटिव कैलेंडर मंथ। अब इसमें क्वार्टर की डेफिनेशन जीएसटी में फिक्स है, आपको 90 डेज या 3 मंथ्स काउंट नहीं करना। ये सिंपल सा बोलता है कि जो मार्च में एंड होता है, यानी जनवरी टू मार्च, ये पहला क्वार्टर हो गया। अप्रैल टू जून, 1 अप्रैल टू जून दूसरा क्वार्टर है। 1 जुलाई टू 30 सितंबर 3 क्वार्टर। दिसंबर मीन्स 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, ये क्वार्टर फिक्स है। 3 मंथ्स काउंट करके क्वार्टर नहीं लेना, ये कैलेंडर मंथ के जो क्वार्टर है ये फिक्स है। इसका रेलिवेंस क्या है? याद करो, पार्ट ऑफ, आगे बाद में डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ, तो 2 दिन भी हो गया तो पूरा क्वार्टर माना जाएगा। सॉरी। क्लोज 93 रेसिपिएंट भाई इनवर्ट सप्लाई किसके इधर आ रही है? वो रेसिपिएंट है। अब उसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो कंसिडरेशन जहां पेबल हो, एक कंसिडरेशन पेबल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन पेबल है तो जो भी पे करता है वो क्या होगा? रेसिपिएंट होगा। तो चाहे वो कंसिडरेशन पेबल हो, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों के मामले में जो भी कंसिडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट है, ओके। द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। अब मान लीजिए कंसिडरेशन पेबल नहीं है,
तो गुड्स के मामले में क्या होगा, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जिसको भी ये अवेलेबल कराया गया है या जिसको पोजीशन दिया गया वो रेसिपिएंट होगा। अगर कंसीडरेशन पेबल नहीं है, ठीक है, गुड्स के मामले में जिसको ये प्रोवाइड किया गया, मतलब बेसिक जिसको पोजीशन दिया गया, जिसको डिलीवर किया गया, वो रेसिपिएंट होगा। सर्विसेज के मामले में कंसीडरेशन पेबल नहीं है तो जिसको सर्विस रेंडर की गई है, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू इंक्लूड एन एजेंट। तो इसमें अगर डेफिनेशन में देखिए दो पार्ट हो गए, एक में कंसीडरेशन पेबल है तो जो भी कंसीडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट होगा। हो सकता है डिलीवरी किसी और को दी गई हो, लेकिन कंसीडरेशन की जिसकी लायबिलिटी है वही होगा रेसिपिएंट। लेकिन अगर पेबल नहीं है तो जिसको गुड्स डिलीवर किया गया या जिसको पोजीशन दिया गया गुड्स के मामले में वो रेसिपिएंट होगा। सर्विसेज जिसको रेंडर की गई वो रेसिपिएंट होगा। चलो, रजिस्टर पर्सन जिसने सेक्शन 25 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लिया, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड पर्सन हु इज होल्डिंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यूएन एजेंसी जैसे सबको क्या मिलता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो दो एंटिटीज आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। क्लोज 96 रिमूवल किससे रेलिवेंट अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस का भी इशू करना है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा तो इससे रिमूवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिमूवल किसके मामले में होता है, सर्विसेज के मामले में होता है, नहीं, गुड्स के मामले में होता है। तो दिस डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू गुड्स। तो रिमूवल दो तरीके से हो सकता है, सप्लायर खुद रिमूव करे या रेसिपिएंट आके रिमूव करे। तो आप दुकानदार के इधर जाते हो, कुछ खरीदते हो, ठीक है, तो आप रेसिपिएंट आप खुद ही गुड्स को लेके जाते हो तो आप रिमूव कर रहे हो, या सप्लायर को आप फोन करके बोलते हो अरे मेरे इधर गुड्स डिलीवर कर देता, तो दोनों ही हो सकता है। तो डिस्पैच ऑफ द गुड्स फॉर फाइन डिलीवरी बाय द सप्लायर, तो सप्लायर रिमूव करता है जब भी वो डिस्पैच करता है, जब भी, तो उसको रिमूवल बोलते हैं। या कलेक्शन ऑफ द गुड्स बाय द रेसिपिएंट, तो आप दुकान में जाते हो, आप कलेक्ट करते हो खरीदने के बाद और घर के लेके जाते हो तो वो रिमूवल है। क्लोज 98 रिवर्स चार्ज आप लोगों को मालूम है, ठीक है। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, रादर देन सप्लाइंग पेइंग द टैक्सेस यू आर डायरेक्टली द रेसिपिएंट इज डायरेक्टली गोइंग टू डिपॉजिट द टैक्स इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। 101 हमने देख ली सिक्योरिटीज डेफिनेशन अलोंग विद गुड्स सर्विसेज डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन का क्लोज क्या है 52 और सर्विसेज की डेफिनेशन का क्या है 102। चलो आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट की डेफिनेशन देख ली अलोंग विद यूनियन टेरिटरी एंड अदर टेरिटरी। सप्लायर क्लोज 105। अब ये तो डेफिनेशन आपको मालूम है, बेसिकली जो सप्लाई करता है विच इज गोइंग टू इंक्लूड एजेंट, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो सप्लाई करता है, ठीक है। क्लोज 107 टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड और हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया है, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वो भी टैक्सेबल पर्सन होगा। तो जब भी टैक्सेबल पर्सन टर्म याद आए, आप पेनल्टी के अंदर भी देखोगे ये पेनल्टी और ऑफेंसेस के चैप्टर में, तो कहीं कहीं रजिस्टर्ड पर्सन टर्म यूज किया गया है, कहीं कहीं टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन मींस रजिस्टर प्लस लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोर्स ओनली इंक्लूड रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल सप्लाई ये हमने एग्रीगेट टर्नओवर के साथ में देख लिया गया, लेवियर टू टैक्स। टैक्सेबल टेरिटरी जिस टेरिटरी के ऊपर जो इस एक्ट जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है ये एक्ट, वो टेरिटरी क्या होता है, टैक्सेबल टेरिटरी। टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी हमने एग्रीगेट टर्नओवर के साथ में देख ली थी। यूजर प्लेस ऑफ रेसिडेंस अभी हमने देखा था, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखा था ना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके साथ में डेफिनेशन देखी थी। इंडिविजुअल जहां वो रहता है, अदर देन इंडिविजुअल मान लो कंपनी है तो जहां इनकॉर्पोरेट हुई है। यूनियन टेरिटरी हमने अदर टेरिटरी स्टेट की टेरिटरी के साथ देख ली थी। वैलिड रिटर्न खास तौर पे जीएसटी में ध्यान रखना, ये इनकम टैक्स सब में नहीं है, जिसके रिटर्न वही वैलिड रिटर्न होगा जिसके साथ में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया गया हो। अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लीजिए 100 रुपीज की लायबिलिटी है और 99 पे किया गया तो वो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि फुल टैक्स पे नहीं किया। तो 1 रुपया भी आपने बाकी छोड़ दिया तो वो इनवैलिड रिटर्न है। सेल्फ असेस टैक्स आपको साथ में पे करना है। वाउचर क्लोज 118 प्रोडक्ट्स ऑफ वाउचर, ओके, पेमेंट मैकेनिज्म, बेसिकली पेमेंट मैकेनिज्म। अब इसमें ध्यान देने बात योग्य है, बात यह है कि जब आप कुछ आजकल जो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप कुछ परचेज करते हो तो आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं। तो क्या वो लॉयल्टी पॉइंट वाउचर है? नहीं, उसके लिए आप कंसिडरेशन पे नहीं करते, ठीक है, उसके बदले में आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो एक्शनेबल क्लेम है। और एक्शनेबल क्लेम किसकी डेफिनेशन में शामिल होगा? गुड्स से की सर्विसेज गुड्स है, अकॉर्डिंग टू क्लोज 52 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। क्लोज 119 वर्क कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, लेबर प्लस मटीरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्क कॉन्ट्रैक्ट।
क्या है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं अपन, लेबर प्लस मटीरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सॉरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली लेबर प्लस मटीरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। केवल लेबर है तो भी वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, केवल मटीरियल है तो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप देते हो लेबर प्लस मटीरियल, लेकिन इट इज रिजल्टिंग इनटू मूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट इज नॉट वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्लस मटीरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, कंटिन्यूअस जर्नी प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जो डेफिनेशन रेलिवेंट है। टिकट इशू की गई या इनवॉइस इशू किया गया, सिंगल और मोर देन वन टिकट और इनवॉइस। तो सिंगल इनवॉइस हो, सिंगल टिकट हो या मल्टीपल हो, इट बिकम इररेलेवेंट। इट इज इशूड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो सिंगल टिकट हो या मल्टीपल टिकट हो, इररेलेवेंट। ओके, इशूड एट द सेम टाइम। ओके, या तो सिंगल सप्लायर है या फिर हो सकता है कि एक एजेंट है। ठीक है, एजेंट वो मल्टीपल सप्लाई के बिहाफ में कर रहा हो, दैट इज आल्सो इररेलेवेंट। ओके, तो सिंगल टिकट हो, मल्टीपल टिकट हो या सिंगल सप्लायर या कोई एजेंट है जो अलग अलग सप्लायर के बिहाफ पे इशू कर रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर मतलब जैसे आपने फ्लाइट ली चेन्नई से दिल्ली के लिए, अब वो क्या करते हैं, चेन्नई से दिल्ली आप फ्लाइट लेते हो तो चेन्नई से वाया वो मुंबई है और मुंबई से वो दिल्ली जा रही है। तो अगर चेन्नई से मुंबई आप जा रहे हो फिर दिल्ली जा रहे हो, लेकिन जब मुंबई के अंदर आप बैठे ही रहोगे तो आपने फ्लाइट की टिकट ली चेन्नई से दिल्ली में, आपको उधर बेसिकली ऑन बोर्ड ही रहना है। वो फ्लाइट मुंबई में रुकेगी, नए पैसेंजर आएंगे, कुछ पैसेंजर उतर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप उसी फ्लाइट में बैठे रहे तो ये कंटिन्यूस जर्नी है। लेकिन अगर मान लीजिए मुंबई के अंदर आप नीचे उतरोगे और दूसरी फ्लाइट लोगे तो ये कंटिन्यूस जर्नी नहीं है। तो नो स्टॉप ओवर। ओके, एंड स्टॉप ओवर मीन्स ए पैसेंजर वेयर ए प्लेस वेयर ए पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क इधर टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वेंस। तो अगर आप नीचे उतर के दूसरा कन्वेंस लेते हो तो वो कंटिन्यूस जर्नी नहीं है, लेकिन आप उसी में बैठे रहते हो तो चाहे वो फ्लाइट रुके फिर भी वो क्या होगी, कंटिन्यूस जर्नी। ओके, सिंगल टिकट हो, मल्टीपल टिकट हो, एट ए सेम टाइम इट इज इश्यूड, और चाहे सिंगल सप्लायर ने इशू किया हो या एक एजेंट है जो मल्टीपल सप्लायर के बिहाफ में करता है, तो भी ये कंटिन्यूस जर्नी होगी। क्लोज 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि गुड्स टेंजिबल इन नेचर, तो आप देख सकते हो उसकी जर्नी। तो इंडिया से इंडिया के बाहर भेजने को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब इनटेंजिबल इन नेचर, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, इजीली आपको याद हो जाएगी। क्या, सबसे पहले सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से कोई कर रहा है तो सप्लाई की लोकेशन क्या होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। अब जो पेमेंट है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए या इंडियन रुपीज में भी आ सकता है अगर आरबीआई परमिट करे। जैसे नेपाल या भूटान के मामले में जहां तक मेरे को याद है आरबीआई परमिट करती है कि इंडियन करेंसी में आप पेमेंट ले सकते हो, तो जहां आरबीआई परमिट करती है वहां इंडियन करेंसी में, अदरवाइज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। सिटी बैंक इंडिया की एक ब्रांच है सिंगापुर के अंदर, तो इंडिया से वो सिंगापुर ब्रांच को, अलग एंटिटी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रांच है। ऐसा नहीं कि सिटी बैंक इंडिया अलग कंपनी है, अलग एंटिटी इंडियन लॉ के हिसाब से, और सिंगापुर के अंदर अलग सिटी बैंक इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर लॉ के हिसाब से, वो नहीं। सिटी बैंक इंडिया की एक ब्रांच उन्होंने खोली सिंगापुर के अंदर, उसको सर्विस प्रोवाइड करते, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। ठीक है, तो अगर इंडियन एंटिटी इंडियन ब्रांच सिंगापुर ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सिटी बैंक इंडिया सिटी बैंक सिंगापुर को मान लीजिए प्रोवाइड करती है, तो ये सेपरेट एंटिटी है, क्योंकि सिंगापुर वाली जो सिटी बैंक है वो सिंगापुर लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई है और सिटी बैंक इंडिया इंडियन लॉ के हिसाब से हुई है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया भी, हम लोग वापस चैप्टर 14 के अंदर ये देखेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्लोज 10, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का ठीक उल्टा, अब इंडिया के बाहर से इंडिया में जो आ रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्लोज 11, बहुत सिंपल है ये भी। अब इंपोर्ट के मामले में क्या होगा, सप्लायर क्या होगा, आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट क्या होगा, इंडिया के अंदर होगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इंडिया के अंदर। अब ये दो चीजें इन्होंने निकाल दी, क्योंकि बॉस वो नहीं चाहेंगे इंपोर्ट के मामले में इधर से पैसा पे होगा तो फॉरेन एक्सचेंज में पे मत करो भैया, इंडियन रुपीज में करो, अच्छा है, तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा, तो इसलिए ये कंडीशन इन्होंने हटा दी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मामले में। और इसका भी कोई रेलिवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलना ही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में उनको बेनिफिट देना पड़ता है, तो इसलिए उसमें रेस्ट्रिक्शन डाले गया है। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, इंपोर्टर क्या करेगा, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करेगा। क्लोज 13 इंटरमीडियरी इज आल्सो गोइंग टू इंक्लूड ब्रोकर एजेंट। मैंने ब्रोकर एजेंट का डेफिनेशन आपको समझा दी थी। तो इंटरमीडियरी बेसिकली करता क्या है, ही अरेंजेज और फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन, ही अरेंजेज और फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन, तो वो इंटरमीडियरी कहलाता है। जैसे कि ए सेलर है या सप्लायर है, बी रेसिपिएंट या बायर है, हम लोग जीएसटी के अंदर सप्लायर रेसिपिएंट टर्म यूज करते हैं। तो सी इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करता है, चाहे इसको ए अपॉइंट करे या बी अपॉइंट करे या दोनों अपॉइंट करे, ये उसको इन दोनों को बेसिकली इन दोनों के बीच में अरेंज करता है या फैसिलिटेट करता है। इसके बदले में इसको कुछ कमीशन या सर्विस भी मिलती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी इंटरमीडियरी। लेकिन इस डेफिनेशन में यदि भी दिया है कि ऑन अकाउंट से वो सर्विस नहीं देना चाहिए, तो मान लीजिए ये ए से बाई करके बी को देता है, तो क्या सी को हम इंटरमीडियरी बोलेंगे, नहीं, फिर हम सी को इंटरमीडियरी नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली जब सी इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड करता है तो दो सप्लाई होती है, एक तो मेन सप्लाई होती है ए और बी के बीच में, मान लीजिए ए कोई आइटम बेचता है बी को, तो ये मेन सप्लाई हो गई, और एक सी जो फैसिलिटेट की सप्लाई फैसिलिटेशन की सप्लाई देगा। तो नॉर्मली दो सप्लाई होती है, एक तो प्रिंसिपल सप्लाई, एक एंसिलरी सप्लाई। अब इसके बाद में एक सर्कुलर भी इशू हुआ जो मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर में डिटेल में समझाया। तो मिनिमम 3 पार्टीज हो गई ना 3। अब हो सकता है 2 इंटरमीडिएट भी हो या 2 बायर भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो 3 पार्टी तो होना जरूरी है। 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई, तो एक तो मेन सप्लाई हो गई, एक जो इंटरमीडिएट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो दूसरी सप्लाई हो गई। कैरेक्टर ऑफ एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर सिमिलर पर्सन, एक्सक्लूजन फ्रॉम डीलिंग इन मेन सप्लाई। तो ये मेन सप्लाई का पार्ट नहीं, ये इसको फैसिलिटेट या अरेंज कर रहा है। अगर ये मेन सप्लाई का पार्ट हो जाता है, जैसे ए इसको सेल करता है, ये बी को करता है, तो ये फिर इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं है। ओके, एक्सक्लूजन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विसेज, हो सकता है कि कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो, तो ए क्या करता है, मान लीजिए ए को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बी को, तो उसको मान लीजिए 100% सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसका 50% वो आउटसोर्स कर देता है सी को, और सी फिर ये बी को प्रोवाइड करता, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, तो ये इंटरमीडियरी नहीं है। ओके, फिर ये इंटरमीडियरी नहीं है। ये सर्कुलर सीबीएसई ने इशू करके क्लेरिफाई किया, हालांकि ये काफी लॉजिकल है, आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए, और इसके एग्जांपल्स भी सीबीएसई के सर्कुलर में दिए हुए जो बुक में आपके लिखे हुए हैं। क्लोज 16 नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, एनटीओआर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनटीओआर। एनटीओआर क्या होता है, एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल या एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर, और जिसको रिसीव होता है OIDAR सर्विसेज, OIDAR सर्विसेज, जो जिसका पर्पज बिजनेस नहीं होता, तो वो क्या होता है, एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो इनको रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं रहेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एनटीओआर बेसिकली कौन है, गवर्नमेंट, ओके, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल या जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, जो OIDAR सर्विसेज अवेल कर रहा है, और जो बेसिकली ये सर्विसेज बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लेता। जैसे नेटफ्लिक्स आप सब्सक्राइब करते हो, किस लिए करते हो, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए, करेक्ट। गूगल ड्राइव लेते हो, अरे सर जो बुक PDF आती है उसको हम गूगल ड्राइव के अंदर
स्टोर कर देते हो। गूगल ड्राइव में 15 GB तो आपको फ्री मिलती है, लेकिन आप उससे ज़्यादा लेते हो तो आपको पे करना पड़ता है। तो ये क्या है, NTOR का एग्जाम्पल सब। क्लोज 17 OIDR। OIDR की डेफिनेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि कंपलसरी मीडिएटेड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट ये सब के बिना पॉसिबल नहीं है। और ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ये मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, तो आपके लिए जो मिनिमल हो सकता है वो टैक्स ऑफिसर के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा है। तो ये डिबेटेबल पॉइंट रहेगा, ये लिटिगेशन में जाएगा, क्योंकि मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एक बंदे के लिए हो सकता है। आप बोलो ये मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन है, मैं बोलूं नहीं ये ज्यादा है, तो इट इज सब्जेक्टिव। तो ये लिटिगेशन का पार्ट हो सकता है, आगे फ्यूचर में लिटिगेशन होना ही चाहिए। तो OIDR बेसिकली ऑटोमेटेड मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन प्रोवाइडेड ऑन इंटरनेट, अपन बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो वो OIDR है। जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट, तो अगर आपने देखा होगा, आप कभी भी ब्राउज करते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या क्रोम, बेस्ट फैकल्टी फॉर CA फाइनल IDT, ठीक है। तो आपने वो ब्राउज किया, उसके बाद आप देखोगे कि अगर आप कोई दूसरे ऐप में भी जा रहे हो मोबाइल पे, या आप मान लीजिए लैपटॉप के थ्रू देखते हो, तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट रन करते हो। तो कोई बंदा देख के आपको ट्रैक डाउन कर रहा है क्या? नहीं, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे वो एडवर्टाइजमेंट आपको पुश किया जाता है। तो ये एग्जांपल क्या है? OIDR। गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? OIDAR। तो इसमें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन ही है, ऑटोमेटेड ही है। नेटफ्लिक्स आप पे करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज चालू हो जाएगी, करेक्ट। कोई बंदा आपका असिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब किसके एग्जांपल है? OIDR के। ओके, so this complete revision of chapter 1. Thank you very much. Bye bye. All the best.